हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिटकॉन। इटर्नल्स को जब मार्वल स्टूडियोज ने रिलीज किया था तो वो ऐसी पहली मूवी थी जो मार्वल की और दूसरी मूवी से बिल्कुल हटके थी और ये चीज काफी लोगों को पसंद आई तो कुछ लोगों को खराब लगा, लेकिन पर्सनली मैंने तो इस मूवी को काफी एंजॉय किया था और कुछ ऐसी डिटेल्स भी नोटिस किए जो बाकी किसी भी यूट्यूब चैनल पर तुमको देखने को नहीं मिलेगी। मैं इस वाली वीडियो में ऑब्वियस डिटेल्स और रेफरेंसेस को इग्नोर करूंगा, सो वीडियो को एंड तक देखना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 1, मूवी की शुरुआत में स्टार वार्स की तरह स्टोरी की बेसलाइन को शो किया है और इस सेंटेंस में सिंगुलैरिटीज का मतलब इन्फिनिटी स्टोन्स है। इन्फिनिटी स्टोन्स यूनिवर्स से भी पुराने हैं, लेकिन इटर्नल्स और सेलेस्टियल्स उससे भी पहले से एग्जिस्ट करते हुए आ रहे हैं। नंबर 2, इटर्नल्स के सूट अप सीन में ऑर्डर ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग इन सब लोगों का सूट अप हो रहा है और इक्रिस जो सब इटर्नल्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल है वो सबसे लास्ट में है और एजैक सबसे पहले, क्योंकि वो इटर्नल्स की लीडर है। नंबर 3, सर्सी इस वाले डैगर को ट्रांसफॉर्म कर देती है अर्ली ह्यूमंस को यूज करने के लिए। ये डैगर एक्चुअली में एक रियल लाइफ डैगर से इंस्पायर्ड है जो म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा गया है। नंबर 4, मार्वल स्टूडियोज के ओपनिंग लोगों के एकदम शुरुआत में अवेंजर्स की जगह इटर्नल्स के कॉमिक के पेजेस को यूज करके एनिमेशन बनाया है और उसके बाद दूसरी मूवीज के शॉट शुरू हैं। नंबर 5, सर्सी जब आर्टिफैक्ट की फोटो क्लिक करके देख रही होती है उसके जस्ट ऊपर देखोगे तो वहाँ ग्लोबल रिपैट्रिएशन काउंसिल लिखा है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में थानोस ब्लिप के विक्टिम्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करती थी, तभी उसके जस्ट नीचे लिखा है वेलकम बैक, वी कैन हेल्प। नंबर 6, सर्सी डेन को एक रिंग देती है जिसके ऊपर रेवन बनी हुई है। ये वाली रिंग द ब्लैक नाइट की है जिसको कॉमिक्स में शो किया गया है। एबनी ब्लेड का पहला विल्डर ब्लैक नाइट ही था और हो सकता है डेन ब्लैक नाइट का ही डिसेंडेंट हो। नंबर 7, मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डेन विटमैन को एबनी ब्लेड मिलती है और वो उसको कॉल आउट करने लगती है। फिर जब वो उसको टच करने जा ही रहा होता है तो पीछे से एक आवाज आती है जो मार्शल अली की है। वो आगे आने वाले एमसी प्रोजेक्ट्स में भी काम करने वाले हैं। नंबर 8, डेन एबनी ब्लेड वाले बॉक्स को खोलता है तो उस पे एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है जिसका ट्रांसलेशन है डेथ इज माई रिवॉर्ड। नंबर 9, इक्रिस इस वाले सीन में किंगो के प्राइवेट जेट में बैठा हुआ है। उसके पीछे कैप्टन अमेरिका की पहली शील्ड रखी हुई है जिसको मोस्ट प्रोबेबली किंगो ने ही लाके रखा है क्योंकि किंगो थॉर से भी मिल चुका है, जिसको वो इस वाले सीन में मेंशन करता है। थॉर बचपन में हर जगह मेरे पीछे पीछे चलता था, अब जब से एवेंजर क्या बन गया फोन ही नहीं उठाता। तो हो सकता है किंगो बाकी के एवेंजर्स से भी मिल चुका हो। नंबर 10, सेलेस्टियल्स के मुंह नहीं है और उनके बोलने की आवाज उनके अंदर से आती है, बिल्कुल एक रोबोट की तरह। नंबर 11, इस वाले सीन में जब ये वाला डिविएंट भाग के पानी में डाइव करता है तो पानी के छींटे उसके साइज के हिसाब से बहुत ही कम है और रिवर में जितनी वेव्स बननी चाहिए उससे कम बन रही है और बगल में जो बोट है वो बिल्कुल हिलती भी नहीं है। वहीं देखोगे मूवी के शुरुआत वाले सीन में पानी से रिलेटेड सीजीआई और एक्शन सीक्वेंस काफी ब्यूटीफुली शो किया गया है। नंबर 12, टियामत के इमरजेंस को रोकने के लिए सर्सी जब पहली बार सिर्फ अपनी पावर्स को यूज करके थोड़ा दूर तक स्टोन में ट्रांसफॉर्म करती है उतने से ही टियामत की आंखें फ्लिकर होने लगती हैं और जब सर्सी उसको पूरा स्टोन का बना देती है तब भी उसकी आंखें वैसे ही फ्लिकर होकर बंद हो जाती हैं। नंबर 13, सर्सी कहती है कि वो सिर्फ नॉन लिविंग बींग्स को ही ट्रांसफॉर्म कर सकती है, लेकिन वो सेलेस्टियल टियामत को और फॉरेस्ट वाले फाइट में डिविएंट को ट्रांसफॉर्म कर देती है, जो शो करता है कि सर्सी को भी उसकी पावर्स की पोटेंशियल नहीं पता है। नंबर 14, इस वाली डिटेल को मे बी बहुत से लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि एजैक के सर पर ही सिर्फ क्राउन है और बाकी किसी भी इटर्नल के सर पर नहीं है, क्योंकि एजैक इटर्नल्स की लीडर है और सबके ख्याल रखने का काम उसी का है, तभी उसके पास हीलिंग एबिलिटी भी है। नंबर 15, एरिशम के चेहरे पर स्कार्स बने हुए हैं और कहीं कहीं टूटा भी हुआ है, जो शो करता है कि ये सेलेस्टियल बहुत ही पुराना है और टाइम के साथ इसने बहुत सारे बैटल्स भी लड़े होंगे। नंबर 16, इक्रिस और सर्सी जब फेस्टोस को बुलाने उसके घर जाते हैं तो इक्रिस यहाँ बैठ के स्टार वार्स की कलर बुक देख रहा है। नंबर 17, एरिशम जब इन लोगों को अपने पास बुला के कहता है मैं जजमेंट डे के दिन आऊंगा और फिर वो चला जाता है, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ बिल्कुल एक ब्लैक होल जैसा डिजाइन बन जाता है, बस उसके आसपास की लाइट रेड कलर की है। वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना क्योंकि मैं आगे भी ऐसी डिटेल वाली वीडियोस लाने वाला हूँ। नंबर 18, मक्कारी इस वाली सीन में इतने सारे आर्टिफैक्ट्स के साथ बैठी हुई है और उसने जो टी शर्ट पहना हुआ है उस पर वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स की प्रिंटिंग है जिसके ऑथर एच.जी. वेल्स हैं, जिसमें एलियंस अर्थ को इन्वेड करते हैं, बिल्कुल जैसे इटर्नल्स में सेलेस्टियल्स को नर्चर करने के लिए अर्थ और ह्यूमंस का यूज हो रहा है। नंबर 19, इटर्नल जिस शिप पर बैठ के अर्थ पर आते हैं उसका नाम डोमो होता है। कॉमिक्स में भी डोमो नाम का कैरेक्टर होता है, लेकिन मूवी में उस कैरेक्टर की जगह शिप को दिखाया है। नंबर 20, जब किंगो अपनी बॉलीवुड स्टाइल वाले सॉन्ग की शूटिंग कर रहा होता है तो डांसर्स के पीछे ये लोग कैप्टन अमेरिका की शील्ड की डिजाइन के शील्ड्स लेके खड़े हैं, जो शो करता है कि किंगो स्टीव रॉजर्स का बहुत बड़ा फैन है। नंबर 21, किंगो इस वाले सीन में बीटीएस को मेंशन करता है। बीटीएस का आइटम सॉन्ग भी है इसमें और उसके जस्ट बाद जब वो लोग उसके प्राइवेट जेट में बैठ के जा रहे होते हैं तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है ये सॉन्ग फ्रेंड्स बाय बीटीएस है। नंबर 22, गिलगमेश के एप्रन पर पहले किस द कुक लिखा होता है और स्प्राइट जब उसको बेबी क्लोथ्स पहना देती है तो उसकी जगह गिलगमेश लिख जाता है। नंबर 23, मूवी को आईमैक्स में देखने पर पता चलता है कि जब इटर्नल्स अपनी शिप डोमो से निकल के जमीन पर आते हैं तो उनके पैरों के नीचे एक डिस्क शेप का डिवाइस होता है जो वो लोग यूज करते हैं फ्लोट करने के लिए, क्योंकि इक्रिस के अलावा किसी के पास भी उड़ने की एबिलिटी नहीं है। नंबर 24, थेना जैसे सिचुएशन के हिसाब से
डिफरेंट वेपन्स बना लेती है, वैसे ही सेम डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी बना लेते हैं जब वो लोग गैरगंटॉस से लड़ रहे होते हैं। उनके भी मैजिक का पैटर्न काइंड ऑफ सेम ही रहता है, लेकिन थेना के अंदर इस चीज की एबिलिटी होती है। नंबर 25, जब इक्रिस लंदन में आता है और डिविएंट को लेजर से शूट करता है, उसके जस्ट बाद इस वाले सीन में यहाँ पर डार्क एंजल लिखा हुआ है। ये रेफरेंस है कॉमिक बुक के एक वॉरियर से जो हाफ ह्यूमन और हाफ सेलेस्टियल है। नंबर 26, लंदन में डिविएंट के अटैक को सर्वाइव करने के बाद स्प्राइट अपने स्टफ को पैक कर रही होती है, तो टीवी में न्यूज रिपोर्टर डिविएंट के अटैक्स को कास्ट कर रही है, और जो चैनल WHIH है वो हम लोग को डेयरडेविल और पनिशर में भी दिखाया गया था। नंबर 27, सर्सी जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है, उसी बीच अर्थक्वेक आ जाता है, जो एक साइन होता है कि टियामत के अर्थ से बाहर निकलने का टाइम हो गया है, और सिर्फ उसके हल्के फुल्के मूवमेंट से ही पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है, जिसको हम एंड में तो वैसे भी विटनेस कर ही लेते हैं जब उसका सर और पान इंडियन ओशन के अंदर से निकलता है। नंबर 28, जब एक डिविएंट इस छोटी बच्ची को मारने के लिए आता है, तो इस वाले सीन को स्लो करके देखने पर पता चलता है कि इक्रिस ऑलरेडी उड़ के इस बच्ची को बचाने के लिए आ रहा है, और जब ये डिविएंट अपने टेंटिकल्स उसके ऊपर रखने ही वाला होता है, तब तक इक्रिस आके उसके टेंटिकल्स को हाथ से पकड़ लेता है। नंबर 29, उसके जस्ट बाद ही मक्कारी भी उसकी हेल्प करने आ जाती है और इस डिविएंट को पुश कर देती है, लेकिन इस वाले शॉट को भी ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसने उस डिविएंट को धक्का नहीं मारा, एक्चुअली में वो अपनी स्पीड का यूज करती है और अचानक से रुकती है, जिसकी वजह से एक सोनिक बूम निकलता है और मक्कारी को डिविएंट को टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ती और वो नॉक हो जाता है। नंबर 30, डेन मूवी की शुरुआत में कहता है द बॉय हु फ्लू टू क्लोज टू द सन। ये एक रेफरेंस है इक्रिस नाम के एक ग्रीक बंदे से जो माइथोलॉजी में माना जाता है कि वो सन के बहुत करीब उड़ा करता था। नंबर 31, सर्सी जब भी किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करती है तो उसके ऊपर उसके सूट जैसे ही डिजाइन की तरह लाइंस बन जाती हैं और फुली ट्रांसफॉर्म होने के बाद लाइंस डिसअपीयर हो जाती हैं, जैसे इस डैगर पर देख सकते हो। सो दैट वाज बेसिकली इट। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन अ न्यू वीडियो विद न्यू डिटेल्स।